नए स्कूल का पहला दिन। वेंजी उत्साह छिपा न सकी, माँ के बनाए लंच बॉक्स में झांकने लगी। चमकदार चिकन लेग देखकर भी वो तुरंत नहीं खाती, बस सफेद चावल जल्दी जल्दी चबाने लगती है। वेनी की नजरें बार बार चिकन लेग पर टिक जाती हैं। वो उसे आखिरी में खाने की योजना बना रही है। लंच के बाद कक्षा में अभी अभी शांति छाई थी। स्कूल की दबंग ने घमंड से चारों ओर देखना शुरू कर दिया। जब भी उसे अपनी पसंद का खाना दिखता, वो तुरंत उसे मुंह में ठूंस लेता। सहपाठी गुस्सा तो थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रहे थे। जल्द ही स्कूल के बदमाश की नजर नए लड़के पर पड़ी। उसकी नजर उस मोटी चिकन लेग पर टिक गई। उसने तुरंत बुरी सोचना शुरू कर दिया। नया लड़का, तुमने अभी तक कक्षा शुल्क नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मुर्गी की टांग भी चलेगी, मैं वैसे भी वसूल लूंगा। मच्छर के जवाब दिए बिना ही उसने तुरंत मुर्गी की टांग छीन ली। मच्छर ने इसे भूल जाने का सोचा था, लेकिन किसने सोचा था कि वो और ज्यादा मांगने लगेगा। ये जंगल से एक भुना हुआ मुर्गी का पैर है। ये जंगल से एक भुना हुआ मुर्गी का पैर है। 01 ये जंगल से एक भुना हुआ मुर्गी का पैर है। मंच पर उसके घमंडी अंदाज को देखते हुए मच्छर का दबा क्रोध अचानक फूट पड़ा। वो उठा और सीधे मंच की ओर चल पड़ा। 03 कक्षा की हवा अचानक जम गई। कक्षा की हवा अचानक जम गई। सभी लोग इस नए आदमी को देखना चाहते हैं। क्या तुम एक बार हिम्मत दिखा सकते हो? किसी ने सोचा भी नहीं था काया मच्छर ऐसा साहसी कदम उठाएगा। वो गरीब परिवार से आता है, उसके लिए एक मुर्गी की टांग खाना आसान नहीं था। वो उसकी माँ ने कई दिनों की बचत से खरीदी थी, इसलिए उसने सिर्फ टांग नहीं बल्कि अपना सम्मान वापस लिया। अभी भी इज्जत बची है, लेकिन उसे दिल से पता था ये ताइलो के सिर पर हाथ रखने जैसा था। जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। सालों से स्कूल में आतंक मचाने वाला ये गुंडा ऐसी अपमानजनक हरकत कभी नहीं झेली थी। वो आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था, इसलिए स्कूल खत्म होते ही मॉस्किटो गेट से बाहर निकला। उसने देखा कि एक भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे बहुत गुस्से में थे। मच्छर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भागने लगा। कुत्ते का बच्चा अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगा। घबराहट में उसने रास्ता नहीं देखा। वो पास के घर तक जा पहुंचा, लेकिन दूसरे गुंडों ने उसे देख लिया। ये बदकिस्मत लड़का कहाँ से आया है? अभी अभी आया है। वे आगे बढ़कर हस्तक्षेप नहीं करते, वे बस चुपचाप एक तरफ खड़े होकर देखते रहे। वे ये देखना चाहते थे कि यह घिरा हुआ लड़का विरोध करेगा या दया की भीख मांगेगा। आश्चर्य की बात यह थी कि मॉस्किटो अपने सामने 6 लालची लोगों को देखकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। लेकिन आखिरकार सामने वालों के पास संख्या का पूरा लाभ था। आखिरकार पकड़ा गया। हड़बड़ी में उसका पैर कुत्ते के मल पर पड़ गया। सामने वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मल भक्षक कहा। इस अपमान ने मच्छर के खून में आग लगा दी। उसने मल से सना जूता हाथ में उठाया और चारों ओर से घेरने आए लोगों की ओर घुमाया। फिर कुत्ते के मल से पास के एक गुंडे के चेहरे पर मल दिया। सामने वाला तुरंत घृणा से चिल्ला उठा। ये दृश्य दूसरे गिरोह के गुंडों को हंसने से रोक नहीं पाया। जिलोंग ने पास के भिक्षु की ओर देखकर पूछा, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। स्कूल में उन्हें राजकुमार कहा जाता है। इतने प्रसिद्ध नाम का उपयोग करने का साहस। जिलोंग के पिता इस इलाके में प्रसिद्ध गैंग लीडर हैं, इसलिए बचपन से ही उसे लाड प्यार मिला। हर जगह लोग झुककर उसे लोंग भाई कहते हैं। लेकिन राजकुमारों में सबसे शक्तिशाली निश्चित रूप से हेशोंग है। वो न केवल अद्भुत कौशल रखता है, बुद्धि भी असाधारण है। बचपन में हर तरह के पुरस्कार आसानी से मिल जाते थे। परीक्षा में तो 4 लोगों के उत्तर भी लिख सकता था। लेकिन हाई स्कूल आने के बाद पढ़ाई में रुचि ही खो बैठा। पूरा ध्यान जिलोंग के साथ समाज में घूमने में लगा दिया। 3,17,898 होंग ने मच्छर का प्रदर्शन देखने के बाद जिलोंग ने उसे अपने दायरे में शामिल करने का फैसला किया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लड़कों की दोस्ती कभी कभी इतनी सीधी होती है, बस एक पहला नमस्ते ही दूरियां मिटा देता है। मच्छरों को सबक सिखाने के लिए जिलोंग अपने साथियों को लेकर क्लास के बदमाश के पास पहुंचा। स्कूल में उस बदमाश की कुछ चलती थी, लेकिन राजकुमार के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। जब उन्होंने जिलोंग को अपने साथियों के साथ अंदर आते देखा, उसके आसपास के छोटे भाई अनजाने में पीछे हटकर एक रास्ता बना दिया। क्या हुआ? मैं नए आदमी को पीटता हूँ, तुम्हारे मंदिर के मुखिया से क्या लेना देना? 3 उच्च हुआ जोंग 3,05,32 0 मैं नए आदमी को पीटता हूँ, तुम्हारे मंदिर के मुखिया से क्या लेना देना? 3 उच्च हुआ जोंग 3,05,32 0 माफ करना कुत्ते के बच्चे सरदार। तुम्हें सूचित करता हूँ, अब से उसका मामला मेरा मामला है। उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। दूसरों का उस पर कर्ज है, मैं जरूर उसका हक दिलाऊंगा। दूसरों का दिया उसने लिया नहीं, मैं जरूर उसे वापस करवाऊंगा। मच्छर खड़ा था, दिल कृतज्ञता से भरा। ली लोग, तुम मेरे चचेरे भाई के जेल जाने का फायदा मत उठाओ। मुझे बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन साधु की ठंडी नजरों का सामना करते ही और उसके सिर पर फेंके गए कागज के गोले ने उसकी हिम्मत तुरंत टूट गई। मच्छर का बदला लेने के लिए उन्होंने कल मच्छर को घेरने वाले सभी लोगों को छत पर बुलाया और मच्छर को एक एक करके पीटने दिया। वेंजी शुरू में बहुत हिचकिचा रहा था। वो फिर से उन छोटे गुंडों से नहीं उलझना चाहता था, लेकिन साधु ने आगे जो कहा उसने उसे पूरी तरह जगा दिया।
अगर आज तुमने उन्हें खत्म नहीं किया तो किसी दिन वे तुम्हें खत्म कर देंगे। वेंजी का लंबे समय से दबा गुस्सा धीरे धीरे फूटने लगा। कल की अपमानजनक बातें याद आने लगी। उसने मुट्ठी बांधकर सामने वाले पर वार किया। बदमाश तुरंत खून से लथपथ हो गया। बाकी 5 जिन्होंने उसे घेरा था। और यहीं से शुरू हुई। मॉस्किटो आधिकारिक तौर पर राजकुमार गिरोह में शामिल हो गया। उसका अपराध जगत का सफर यहीं से शुरू हुआ। तब से वे पांचों हर दिन साथ रहने लगे। या तो दीवार फांदकर स्कूल छोड़ो या गुंडागर्दी करो। मेरा नाम जो इवन है। मेरा उपनाम मच्छर है। 17 साल की उम्र में मैं यहाँ आया, एक मुर्गी की टांग की वजह से। मैंने अपराध की दुनिया में कदम रखा और उस दिन के बाद से वो डरपोक लड़का नहीं रहा। सड़क पर हुए झगड़े का भी वे आराम से सामना कर सकते हैं। उन पांचों की लड़ने की क्षमता तो और भी अद्भुत थी। वे अक्सर दर्जनों लोगों के हमले को ध्वस्त कर देते थे। समय बीतने के साथ पांचों का रिश्ता और गहरा होता गया। आखिरकार उन्होंने गुआंगोंग के सामने खून से गठबंधन किया। अगर किसी का मन डगमगाया तो वो गुरु की सजा स्वीकार करे, उसके हाथ पैर टूट जाएं, बुरी मौत मरोगे। उनके साथ जीने मरने की कसम खाने के बाद मच्छर का दिल भी पूरी तरह बदल गया। हर दिन चेहरे पर चोट लिए रात गए घर लौटता। लेकिन उस रात जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो देखा माँ गंभीर चेहरे से वहां बैठी थी। जाहिर था माँ उसका इंतजार कर रही थी। पूछा हाल ही में कक्षा क्यों नहीं जा रहा। मच्छर ने डरते हुए कुछ बहानेबाजी भरे वाक्य बोले, लेकिन माँ ने फेंकी हुई एक सूचना पर्ची उसे जा लगी। पता चला कि उसने स्कूल में जो कुछ किया था वो सब माँ को पता था। माँ ने उससे अच्छे अंक लाने की मांग नहीं की, बस यही आशा थी कि वो सफलतापूर्वक स्नातक हो जाए। उससे पूछा कि क्या वो मंदिर के मुहाने के गुंडों के साथ घुल मिल रहा है। मच्छर ने बचपन से पिता को नहीं देखा। माँ ने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आज वो गलत रास्ते पर चलकर माँ का दिल तोड़ रहा है। लेकिन मच्छर के मन में भी दर्द है। अगर ज़लोंग और उसके साथी न होते तो वो स्कूल में बिल्कुल नहीं टिक पाता। शायद यही गरीब परिवार के बच्चों की मजबूरी है। वो भी अच्छे से पढ़ना चाहता है, लेकिन हमेशा कोई न कोई उसे बिना कारण परेशान करता है। केवल ज़लोंग और दूसरों के साथ रहकर उसे ही सच्चा अपनापन महसूस होता है। मैंने उनके साथ भाईचारे की शपथ ले ली है। बचपन से लेकर अब तक मेरे कोई दोस्त नहीं थे। माँ ने अपने बेटे की उदास स्थिति देखी। आखिरकार उसका दिल पसीज गया। अगला दिन मॉस्किटो का जन्मदिन था। माँ को भी इस दिन की याद नहीं रही। तभी चारों भाई आ गए। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जानना चाहो तो पता चल ही जाता है। चलो तेरे जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। कहना पड़ेगा कि चारों भाई सच्चे दोस्त निकले। जिलोंग ने उसके लिए खासतौर पर फूलदार कमीज भी खरीदी। उसे नाइट क्लब ले गए। इस अजीब माहौल के सामने वेंजी को ऐसे माहौल की आदत नहीं थी। वो कोने में सिकुड़कर चुपचाप बैठ गया। पास बैठा भिक्षु भी उसी तरह शांत था, खासकर जब उसने जिलोंग को एक सुंदर महिला के साथ नाचते देखा। उसके चेहरे पर एक अगोचर उदासी दिखाई दी। शायद उसके दिल में उनके बीच का प्यार अब साधारण प्रेम से कहीं आगे बढ़ चुका था। नाइट क्लब से बाहर आने के बाद सबने मच्छर को एक खास तोहफा दिया। उसे सड़क पार करके स्क्विड सूप खरीदने भेजा और मंदिर गेट का नाम लेने को कहा ताकि दुकानदार ज्यादा मात्रा में दे। मच्छर कुछ समझ नहीं पाया, फिर भी आज्ञा मानकर सड़क के पार चल दिया। मालिक 5 कटोरी स्क्विड सूप पैक कर दो, यह मंदिर वालों के लिए है। ये सुनकर सभी चौंक गए। मेंगजी को लगा कि मालिक ने ठीक से नहीं सुना। उसने फिर से दोहराया कि यह मंदिर वालों के लिए है। ठेले वाले ने बस हल्के से हाँ कहा और चुप हो गया। लेकिन पास खड़ा मोटा आदमी गली में घुस गया। जल्द ही मेंगजी ने स्क्विड सूप ले लिया, लेकिन अचानक किसी की चीख सुनाई दी। मंदिर के मुख्य द्वार वालों को मारना है। मच्छर का दिल धक से रह गया और वो तेजी से भागा। पीछे से एक गुंडों का गिरोह उसका पीछा कर रहा था। चीलोंग और उसके 3 साथी अभी भी मग्न थे, उसके लिए उल्टी गिनती गिन रहे थे। लेकिन जैसे ही मच्छर उनके पास पहुंचने वाला था, अप्रत्याशित घटना घटी। मैं तो बस चाहता था कि मच्छर समझ जाए मंदिर के सामने के इलाके की सीमाएं क्या हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल न हिलते मच्छर को देखकर सन्यासी ने आजमाइश के तौर पर आवाज लगाई। किसने सोचा था कि मच्छर वाकई उठ जाएगा। इतनी दूर फेंका गया फिर भी ज्यादा चोट नहीं आई। सब हैरान और खुश थे। डर था कि वो डर गया होगा, इसलिए उसे विशेष रूप से ले गए एक जादूगर के पास उसकी आत्मा को वापस बुलाने के लिए। यह उतार चढ़ाव भरा जन्मदिन मच्छर के जीवन की सबसे यादगार याद बन गया। बाद में पांचों फिर से जोर से एक साथ आ गए। छोटी सी परेशानी उन्हें हरा नहीं सकती। उनका अड्डा स्थित है सबसे व्यस्त व्यावसायिक केंद्र में, और असली ताकत यहाँ जिसके हाथ में है वो है ज़लोंग के पिता। वे सभी उस बूढ़े की तरह बड़ा बनने का सपना देखते हैं, धनी और ताकतवर, जो हवा और बारिश भी नचा सके, कोई उन्हें छू भी न सके। ये सब सुनकर मॉस्किटो के मन में ज़लोंग के पिता के लिए एक तीव्र जिज्ञासा जाग उठी, ताकि उसे दुनिया देखने का मौका मिले। तो झीलोंग अपने दोस्तों को घर ले आया। झीलोंग के पिता को देखते ही मच्छर पूरी तरह से अवाक रह गया। ये सोचकर नहीं कि बूढ़ा इतना सरल स्वभाव का है, ये जानकर कि बेटे की सहपाठी घर आए हैं। उसने खुद रसोई में जाकर कुछ व्यंजन बनाए और उसने हर एक साथी की खास खबर ली। यह मच्छर की कल्पना में गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग है। क्या यही है गैंगस्टर? मेरे विचार से तो यह अलग है।
यही है असली ताइवानी गैंगस्टर, साधारण पर शक्तिशाली। यहाँ कोई हिंसा नहीं है, बल्कि यह तो एक गर्मजोशी भरा घर जैसा है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, फिर मच्छर के अंडरवर्ल्ड के बारे में धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। किसी ने एक अखबार पेश किया। बूढ़े आदमी ने खोलकर देखा, अंदर एक उंगली लिपटी हुई थी। लेकिन बूढ़ा आदमी शांतिपूर्वक खाना जारी रखा। जाहिर है उसका आदमी काम करके अभी लौटा था, क्योंकि उसने शब्दों को ढक लिया था। उसने चुपचाप चॉपस्टिक से उसे हटा दिया। बस खाना जारी रखो। ये खूनी दृश्य देखकर मच्छर का पेट मचल उठा। और यह उंगली जिसकी थी, वो स्कूल के बदमाश कुत्ते के पिता की थी। अपने पिता की कटी उंगली देखकर उसके मन में डर और नफरत दोनों भर गए। वो तुरंत मंदिर वालों से बदला लेना चाहता था। वो बिल्कुल लाचार हो चुका था। अपने भाई वेंकट से ही मिलना होगा। वेंकट का उनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उसे उनके पिता ने पाला है। एक संकट धीरे धीरे पनप रहा है। दूसरी ओर जितेंद्र 3 दोस्तों के साथ मौज मनाने निकला। सूक्ष्म नजर वाले देखेंगे कि हरी यहाँ नहीं है, जैसे उसके नाम में है। वो हमेशा अपनी सीमा में रहता है। वो कभी भी ऐसी जगहों पर कदम नहीं रखता था जिन्हें वो गंदा और घृणित समझता था। अंदर पहुंचने के बाद जिलोंग और उसके साथी आसानी से लड़कियों का चयन करने लगे। केवल वेंजी भ्रमित होकर वहीं खड़ा रहा। जल्द ही बाकी सभी को अपनी पसंद की लड़कियां मिल गई। केवल एक लड़की बची थी जिसके चेहरे पर जन्मचिन्ह था। जब वेंजी ने उस लड़की का चेहरा देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मच्छर की प्राथमिक स्कूल की सहपाठी जैसी दिखती थी। क्या तुम शाशान प्राइमरी स्कूल की हो? तुम बचपन में क्या हमेशा नीले सफेद डिटर्जेंट के बैग में लंच लेकर आती थी? लड़की ने यह सुनकर आंखें चुरा ली। तुमने गलत पहचान लिया। मच्छर का दिल थोड़ा उदास हो गया लड़की से तौलिया लेते हुए, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। फिर एक बेवकूफ सवाल पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुमने भाई क्यों बनना चाहा? ये सवाल सुनकर मच्छर अचानक चुप हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अवर्णनीय मजबूरी। मच्छर का काम सिर्फ दूसरों से बदमाशी बचने के लिए था, और ये लड़की इस पेशे में बस निचले तबके में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मच्छर ने कुछ नहीं किया, बस उससे बात करने की इच्छा जताई। ये सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई। ऐसी मांग करने वाला मेहमान। फिर मच्छर ने अपनी जेब से वॉकमैन निकाला, लड़की को एक ईयरफोन दिया। दोनों इस तरह बगल में बैठे रहे, शांत संगीत के साथ एक दोपहर बिताई। लड़की ने उसकी अलग पहचान महसूस की। विदा होते समय आखिरकार उसने अपना नाम बताया। अरे, मेरा नाम शाओ निंग है। इस पल से शाओ निंग मच्छर के दिल में बस गई। लेकिन उस जगह की लोहे की सलाखें एक अदृश्य बेड़ी की तरह हैं, जिसने 2 लोगों को अलग अलग दुनिया में बांट दिया। मच्छर बाहर की भीड़ और शोर से गुजरा। उसके शांत चेहरे और आसपास के माहौल में साफ अंतर था। अगले दिन जब सब इकट्ठे हुए, भाइयों ने उसका और जन्मचिन्ह वाली लड़की का मजाक उड़ाया। मच्छर के चेहरे पर कोई दिखावटी हंसी नहीं थी, बल्कि उनकी छिंग के प्रति अनादर से वो थोड़ा नाराज था। वहीं ज़िलोंग किसी बात पर अपनी प्रेमिका से जमकर बहस कर रहा था। जब प्रेमिका दुखी होकर चली गई, ये दृश्य कुत्ते के बच्चे की नजरों के सामने आ गया। उसे लगा कि बदला लेने का मौका आ गया है। उसने पहले झीलोंग की प्रेमिका को निशाना बनाने का फैसला किया। लड़की को बुरी तरह रोते देखकर कुत्ते का बच्चा उसके पास गया। उसने चिंतित होने का नाटक किया। उसने झूठ बोला कि वो झीलोंग का दोस्त है और कहा कि झीलोंग ने उसे माफी मांगने भेजा है। बस अभी कुछ लोग थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। लड़की ने विश्वास कर लिया और इसलिए वो उसके पीछे गली में चली गई। अंत क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। अगले दिन ज़िलोंग अपनी प्रेमिका से माफी मांगने जाने वाला था, लेकिन तभी उसने उसकी सहेली से सारी गंदी बातें सुन ली। ज़िलोंग की आंखें तुरंत लाल हो गई। रात में उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उस नीच आदमी के पीछे लग गया। मौका देखकर उसे बांध लिया। शुरू में वो कुत्ते का बच्चा बहुत हठी था, अपने किए को मानने से इनकार कर दिया। जब तक भिक्षु ने कुछ गोंद निकाला, तब वो पूरी तरह घबरा गया। अरे, तुम लोग गंभीर तो नहीं हो? इंसान बनो, बस सावधानी से करना है। मैं पहले तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, फिर बाईं आंख, दाईं आंख, बायां कान, दायां कान, फिर तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर एक गड्ढा खोदकर फेंक दूंगा। अंत में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर दफना दिया। कुत्ते के बच्चे ने आखिरकार माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन ज़िलोंग अब और नहीं सुनना चाहता था। उसने भिक्षु को आदेश दिया कि उसका मुंह बंद कर दो, लेकिन ये ज़िलोंग के क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आंखें बंद करो। ये सुनकर भिक्षु की हरकत रुक गई। एक बार आंखों में गोंद चला गया। ये बहुत संभव है कि किसी की आंखें चली जाएं, लेकिन ज़िलोंग बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। उसने साधु के हाथ से गोंद छीन ली। ज़िलोंग, मुझे छोड़ दो। वो मेरी औरत को चाहता है, क्या तुम्हें पता है? उसने शियाओहुई के साथ छेड़छाड़ की है। मजबूर होकर साधु ने गोंद वापस छीन ली। चूंकि भाई बदला लेना चाहता था, तो वो उसके साथ अंत तक खड़ा रहा। फिर उसने उस कुत्ते के बच्चे की एक आंख बंद कर दी और एक नथुना भी। उसे यहाँ उसके अपराधों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। मच्छर को घर छोड़ने के रास्ते में सन्यासी ने दिलासा दिया, चिंता मत करो,
कल वो कुत्ते के बच्चे को अस्पताल ले जाने का वादा किया। तब जाकर मच्छर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था अगले ही दिन बुरी खबर आ गई। वो कुत्ते का पिल्ला मर गया था। पांचों लड़के पूरी तरह घबरा गए। यह मामला सिर्फ जिलों के पिता से प्रार्थना करने का था कि वे सामने आकर इसे सुलझाएं। कमरे का माहौल अत्यंत दबावपूर्ण हो गया। जिलों के पिता वहां बैठे थे, उनका चेहरा लौह के समान कठोर था। पांचों युवकों पर जोर से चिल्लाया। बूढ़ा व्यक्ति और भी उत्तेजित हो गया। तभी भिक्षु आगे आया, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बूढ़ा ये सुनकर धीरे से भिक्षु के पास आया। तुम न बताते तो मुझे पता भी न चलता। पता चला ये सब तुम्हारा किया धरा है। क्या अब इन चारों का इससे कोई लेना देना नहीं रहा? तुम तो बहुत होशियार हो। तुम इतने होशियार कैसे हो? तुम सच में होशियार हो। संत ने सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। बाकी चार एक तरफ खड़े थे। किसी ने भी आगे आकर एक शब्द भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। बूढ़े आदमी ने संत को पकड़कर जमकर मुंह की लात मारे। जिलोंग से देखा नहीं गया और उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ एक नजर देखा। जिलोंग ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा। भिक्षु को अस्थायी रूप से हिलते नहीं देखा। बूढ़ा बाकी लोगों को भी सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, भिक्षु फिर से जिद्दी होकर उठ खड़ा हुआ। और ऐसा करने का नतीजा फिर से एक पिटाई खाना था। उसकी पिटाई इतनी जोरदार थी कि बोधिसत्व कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सका। इस दौरान मच्छर लगातार उसके पास रहकर उसकी देखभाल करता रहा। तभी एक अघोषित मेहमान अचानक दरवाजे पर आ धमका। ये पीछे वाले घर का मुखिया मासा था, असल में बोधिसत्व के पिता और जिलों के पिता। पहले धम भाई बने हुए 3 भाई थे। इतने सालों से हम सब भाई बने हुए हैं। हमेशा भावनाएं होती हैं। भावनाएं हो तो नैतिकता नहीं रहती। चुपके से तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, तुम्हारी जगह भी ले ली। अब मौका मिला तो तुम्हारे बेटे को भी मार डालेंगे। बच्चों के सामने ऐसी बातें मत कहो। बाहर चलो। वो इन बातों से बिल्कुल अनजान था। ये सब बातें साधु ने सुन ली थी, लेकिन पिता ने उसे ये बीती बातें कभी नहीं बताई। जब सब लोग चले गए, साधु ने आखिरकार अपने मन का सवाल पूछ ही लिया, लेकिन पिता सिर्फ चुप रहे। उसे भी आखिरकार समझ आ गया, अगर उस साल पिता का हाथ न काटा गया होता और वे पद से न हटाए गए होते, शायद मंदिर के प्रवेश द्वार का राजकुमार में ही होना चाहिए। और कुत्तों की हत्याओं के बवाल से बचने के लिए जिलों के पिता ने पांचों को गहरे जंगलों में भेज दिया। साथ ही एक अनुभवी गुरु को विशेष रूप से बुलाया। उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई गई ताकि वे अपनी शारीरिक क्षमता की सीमा तक पहुंच सके। आराम तब मिलता था जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। दिन ब दिन की ट्रेनिंग, पांचों की फिटनेस और कौशल बेहद मजबूत हो गए। एक जांच के दौरान बौद्ध भिक्षु ने अचानक जोर लगाया और गुरु का गला दबा दिया। उसकी नजरें डरावनी गुस्से से भरी थीं। इन सारी घटनाओं ने उसे बदल दिया था। कोई नहीं जानता इस बदलाव के पीछे क्या है। क्या यह अपने पिता के टूटे हाथ का बदला लेने के लिए है, या फिर उस राजकुमार के पद के लिए जो हाथ से निकल गया। रात गहराते ही भिक्षु अक्सर अकेले खोया रहता और मच्छर भी अक्सर अनिद्रा से ग्रस्त रहता। गैंगस्टरों की क्रूरता देखने के बाद वो जान गया कि उसने जो राह पकड़ी है वो एक ऐसा रास्ता है जिससे वापसी नहीं। वो चुपके से भिक्षु के पीछे जा खड़ा हुआ, लेकिन सन्यासी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान भाई ने शिकायत की कि ये अभ्यास बेकार है। ये कौन सा जमाना है, अब तो सब बंदूकें इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों का अभ्यास करने से क्या फायदा? भाई, दूसरे व्यक्ति ने तो बंदूक निकाल ली है, इतने कम समय में घूमकर कोई तलवार कैसे निकाल सकते हैं? पिछवाड़े फूल जैसा लग रहा है। क्या कह रहे हो? ठीक उसी समय झीलों के पिता आ गए। उन्होंने गंभीरता से कहा कि बंदूक पश्चिमी चीज है, ये निचले लोगों का हथियार है। अंडरवर्ल्ड में रहना है तो मुट्ठी और चाकू से काम चलता है। उन्होंने पांचों को बंदूक छूने से मना किया और उन कुछ लोगों के प्रशिक्षण के परिणाम देखने के बाद जिलों के पिता ने आखिरकार उन्हें पहाड़ से उतरने की अनुमति दे दी और साथ ही उन्हें आराम करने के लिए नाइट क्लब भी ले गए। सभी लोगों ने खूब मस्ती की। जिलों के पिता भी पूरे समय मुस्कुराते रहे। तभी एक सहायक ने बताया कि हॉबिकुओ का मासा बगल के कमरे में है। जिलों के पिता ने खुश होकर कहा, थोड़ी देर बाद एक पैग लगाते हैं। मच्छर ने पास खड़े अपने भाई से पूछा, क्या हमारी पिछली गली वालों से दुश्मनी नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो फिर बॉस ने उनके मुखिया के साथ पीने को क्यों कहा? वे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या वे भाई हैं? हाँ, वे भी पहले भाई बन चुके थे। हम पांचों की तरह ही। आगे तुम्हारा अपना इलाका होगा, मेरा अपना क्षेत्र होगा। नीचे वाले मिलते ही लड़ने लगेंगे, लेकिन जब हम बड़े भाई आमने सामने हों, एक प्याला पीना तो जरूरी है। मच्छर को ये रीति समझ में आ गई लगती है। जेहों को अपने पिता के साथ घनिष्ठ देखकर उसके मन में एक अजीब सी कसक उठी, क्योंकि उसे तो अपने पिता का नाम भी नहीं पता। मच्छर बर्दाश्त न कर सका और शौचालय में उल्टी करने चला गया। जब वो भावनाओं पर काबू पाकर कमरे में लौटा तो उसने वहां कई अजनबी चेहरे देखे, जिनमें हाल ही में जेल से छूटा विनिकिन भी था, जिसकी मौत उनकी गलती से हुई थी। कुत्ते के बच्चे का भाई।
विनय ने मालिक मासा के लिए 3 साल जेल काटी और अभी बाहर आया है। और ज़िलोग के पिता से स्वाभाविक रूप से शत्रुता है। इन 3 सालों में जब मैं अंदर था, सच में शुक्रिया कि तुमने मेरे मालिक की देखभाल की और मेरे परिवार की भी। अगर मुझे विनय को मौका मिले तो मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। वेंकट के शब्दों में छिपा था खतरा। बूढ़ा आदमी समझ गया मामला। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। जब तक माशा ने बात नहीं की, तब जाकर तला है अजीब मौका। एक अजनबी चेहरा वाला आदमी जिस पर मच्छर की नजर पड़ गई। उस आदमी का नाम था ग्रे वुल्फ। जब मच्छर पहली बार यहाँ आया था, उसने इस आदमी को अपने घर में देखा था। माँ और ग्रे वुल्फ के बीच भी कुछ चल रहा था। ग्रे वुल्फ ने कहा था वो माँ के हेयर सैलून की रक्षा करेगा। बाद में मच्छर ने पड़ोसियों की बातों से जाना ग्रे वुल्फ माँ का पुराना प्रेमी था। उस साल दूसरे गिरोहों से जान बचाकर माँ को छोड़कर मुख्य भूमि भागना पड़ा। अब वो फिर से लौट आया है। बाहरी तौर पर वो वेंकियन के साथ छोटा व्यापार करना चाहता है, लेकिन असल में इलाके पर कब्जे की लड़ाई है। पूरी पार्टी में वेंकियन की नजरें जलोग पर टिकी थी और जलोग को अभी भी नहीं पता कि उसका क्या इंतजार है। यह क्या होगा। पार्टी खत्म होने के बाद वे पांचों मच्छर एक साथ गर्म पानी के झरने में नहाने गए। उन्होंने मुख्य भूमि गिरोहों के अंतर पर चर्चा की। हर एक छोटा साथी प्रशिक्षित है। वो सिपाही की तरह ग्रे वुल्फ के पीछे खड़ा रहता है। वो हाथ बढ़ाता है और कोई उसे शराब दे देता है। उसे लगता है कि एक असली गैंगस्टर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मच्छर को ये बात मंजूर नहीं थी। उसे लगा कि दूसरा भेड़िया दिखावा कर रहा है और उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपने पिता पर भी शक होने लगा। क्या वो दूसरा भेड़िया तो नहीं है। बाकी लोगों ने ये सुनकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उदास मच्छर गर्म पानी के झरने से उठकर चला गया। वो घर नहीं गया, वो सीधा शाओनिंग के पास चला गया। इस दौरान जब भी उसका मन उदास होता, वो शाओनिंग के पास जाकर अपने दिल की बात कहता। दोनों के बीच अब कोई रहस्य नहीं था। शाओनिंग को भी वेंजी पसंद आने लगा था, लेकिन दोनों को भी सीमा पार नहीं कर पाए। वेंजी अक्सर झीलों के पिता से भी मिलने जाता। मन ही मन उसे अपना समझने लगा था, अपने पिता जैसा। जिलोग पिता ने उसे बहुत स्नेह दिया, उसे इंसान बनने की सीख दी। इस लंबे समय से खोए पितृ स्नेह ने मच्छर उसके और करीब आने लगा। तभी होबेत्सु के डॉन माशा अचानक आ धमके। उसने जिलोग पिता को बताया, मुख्य भूमि से आया ग्रे वुल्फ सहयोग की बात करना चाहता है। दशकों पुरानी भाईचारे वाली दोस्ती के आधार पर जिलोग के पिता ने स्वाभाविक रूप से माशा का सम्मान रखा और इस तरह दोनों बड़े गिरोहों के मुखिया साथ ही मुख्य भूमि से आया ग्रे वुल्फ व्यापार चर्चा के लिए एक साथ बैठे। ग्रे वुल्फ ने कहा कि मुख्य भूमि में तेजी से विकास हो रहा है, बस सहयोग करो तो बाहरी मुनाफा साझा करने को तैयार हूं। लेकिन जिलोग के पिता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस इस जगह को बचाए रखना चाहते थे, बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहते थे। और माशा आखिरकार एक गैंग का हिस्सा था। उसने भी हुइलेंग जैसे बाहरी व्यक्ति के सहयोग प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हुइलेंग की नजरें उसकी नजरों में एक चालाकी छुपी है। फिर ग्रे वुल्फ ने वेंकियन को बुलाया। हालांकि वेंकियन ने कुछ साल जेल में बिताए, लेकिन उसकी सोच उन दो जिद्दी बुजुर्गों से ज्यादा खुली है और उसे तो पहले से ही माशा की जगह लेने का इरादा था। तो ग्रे वुल्फ ने उसे बड़े सपने दिखाए। तुम हमारे बाजी को देखो, उसका दिमाग कैसा है। वो हर दिन बिना सोए सोचता रहता है संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब उसकी एक आज्ञा से कोशिकाएं विभाजित हो जाएंगी। हम अब सैकड़ों लोगों का गिरोह नहीं रहेंगे, हजारों लोग होंगे। मैं तुमसे कहता हूं, समुद्र के पार से बंदूकें डिब्बे डिब्बे भरकर आ रही हैं। अध्यायों की संख्या। और तुम, समय बदल गया है भाई, अच्छे से करो, एक गिरोह बनाओ, तुम उसके मुखिया बनोगे। विनय का दिल तुरंत धड़क उठा, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था उसे अपने रास्ते की रुकावटों को, दो बड़ी बाधाओं को हटाना होगा। एक तो अपना बॉस मासा है, दूसरा है जिलोग के पिता। उसने तुरंत एक योजना बनाई। मासा तो आसान था, जिलोग के पिता के मामले में वो एक मोल भर लाना चाहता था और इस मोल के लिए उसने पहले ही चुनाव कर लिया था। वो था मन में गुस्सा रखने वाला भिक्षु। दूसरे दिन दोनों चुपके से पुल के नीचे मिले। दरअसल दोनों की जान बचाने वाली दोस्ती पहले से थी। 4 साल पहले मुझे याद है यहीं पर करीब 10 लोग तुम एक पर टूट पड़े थे। तुम लगभग मारे जा रहे थे, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। उस बार मैं तुम्हारा सचमुच शुक्रगुजार हूं। मेरे लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैंने तुम पर बहुत एहसान किया है। और कुत्ते के बच्चे वाली बात भी। अपने छोटे भाई का जिक्र सुनकर वेंकट के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो समझ गया कि भिक्षु भी उसी की तरह है। ये बात मुझे अच्छी तरह पता है, जैसे 4 साल पहले जितेंद्र ने उसकी प्रेमिका को छुआ था। तुम ही थे जो यहाँ आकर उसकी जिम्मेदारी लेते थे। सन्यासी पूरी तरह हैरान था। वेंकट को उस साल की सच्चाई का पता था। वो हमेशा जिलोग के लिए जिम्मेदारी ले रहा था, अंधेरे में छिपे अपराधों की। इस क्षण में भी वो जिलोग को बचाने की सोच रहा था। तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, सब कुछ खत्म होने वाला है, समझे? उसने कहा कि युग बदल चुका है। अब केवल बंदूक और गोला बारूद हाथ में हो, तभी वास्तव में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। एक बार ग्रे वुल्फ बंदूकों के साथ आ जाए,
सिर्फ 2 गिरोहों के हाथों में चाकू हैं, बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। मेरे बॉस ने मुझे सौंप दिया। वो ज़िलोग, अगर गड़बड़ करे तुम लगभग मारे जाने वाले हो। ये हम जैसे लोगों की नियति है। भिक्षु को इन शब्दों का स्पष्ट अर्थ पता था। वो स्वयं ज़िलोग के लिए खतरा रोकने वाला था। भले ही आगे बढ़ने का मौका सामने हो, लेकिन निष्ठा उसके दिल में एक ताला बन गई, जिससे वो दुखी और उलझन में रहा। फिर भी भिक्षु ने कभी नहीं सोचा था। वेंक्यान ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने सीधे अपने बॉस माशा को गोली मार दी। कुछ ही देर में माशा को शवकक्ष में रखा गया। लोगों के शोक मनाने के लिए अंतिम संस्कार में जीलोग के पिता ने हत्यारे को ढूंढने की कसम खाई, बदला लेने के लिए। और उसके मन में पहले से ही एक शक था, क्योंकि उसका और माशा का अस्तित्व स्पष्ट था। कुछ लोगों की कमाई के रास्ते में रोड़ा अटका दिया, लेकिन किसने सोचा था कि विनय अचानक पलट जाएगा, दावा करते हुए कि मंदिर वालों ने विरोधियों को खत्म करने के लिए माशा को बेरहमी से मार डाला। जिलोंग के पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने विनय को एक थप्पड़ जड़ दिया। इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। हर किसी के मन में ये बात है। इतना कहकर वो क्रोधित होकर अंतिम संस्कार स्थल से चला गया। फिर छोटे भाई ने जिलोंग के पिता को सूचित किया, कहा कि हत्यारे का सुराग मिल गया है। जिलोंग के पिता ने तुरंत आदेश दिया, अपने आदमियों को अपहरण के लिए भेज दो। लेकिन अगर वेंक्यान पहले कामयाब हो गया तो माशा की हत्या का सच हमेशा के लिए दब जाएगा। लेकिन उनके आदमी अभी अभी गए थे। कुछ अजनबी चेहरे दिखाई दिए। भगवान के दर्शन के बहाने अंदर आ गए। सतर्क जिलोग के पिता हर पल सावधान थे। अचानक एक मजबूत आदमी ने चाकू घुमाया। जिलोग के पिता ने तुरंत प्रतिक्रिया देकर एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाकी सबने घेरकर हमला कर दिया। फिर भी वो आसानी से सबका मुकाबला कर रहे थे। डोंगकोह का मुखिया होने का असली दम दिखाया। 4 हत्यारों ने मिलकर घेरा डाला, लेकिन आधा भी फायदा नहीं उठा सके। और ठीक उसी लड़ाई के दौरान मच्छर बाहर से गुजर रहा था। अचानक मंदिर से एक स्पष्ट गोली की आवाज आई। मच्छर ने आवाज सुनते ही तुरंत पहुंचा, लेकिन अंदर आकर जो देखा वो था ची लॉन्ग के पिता खून में लथपथ पड़े थे। मच्छर बूढ़े आदमी को गले लगाकर फूट फूट कर रोया। वो बहुत पहले ही उसे अपना पिता मानने लगा था। मुश्किल से मिले पिता के प्यार का पल चंद सेकंड में गुजर गया, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं था वो था जिलोग। टूट चुके उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार का समय नजदीक आ गया, लेकिन जिलोग अभी तक नहीं आया था। सन्यासी को उसके घर ढूंढने निकलना पड़ा। दरवाजा खोलने के बाद जिलोग को जमीन पर लुढ़का देखा। वो बच्चे की तरह भिक्षु के ऊपर गिरकर रोने लगा, और भिक्षु की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसके मन में अनायास ही जिलोग के पिता की हत्या का दृश्य उभर आया। वेंकियान के भेजे 4 मजबूत आदमी रोके गए। भिक्षु बाहर आया और आखिरकार बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। विरोधी को मार डाला। शायद उस समय उसे पछतावा नहीं हुआ था। आखिरकार जिलोग के पिता ने उसके पिता का एक हाथ काट दिया, परिवार की प्रतिष्ठा छीन ली। और हर बार जब जिलोग मुसीबत में पड़ता, सभी पापों का दोष सन्यासी पर लगता था। लेकिन रोते हुए टूटे हुए जिलोग को देखकर उसकी अंतरात्मा अचानक जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन अब तो सब हो चुका था। उसे गलती को ही सही मानना पड़ा। अंतिम संस्कार में जिलोग अभी तक नहीं पहुंचा था और दफनाने का समय नजदीक आ रहा था। नियम के अनुसार स्थान का निर्धारण पुत्र द्वारा ही किया जाना चाहिए, अन्यथा ये सबसे बड़ा असम्मान होगा। तभी मच्छर अचानक आगे आ गया। इस कदम ने जिलोग की मां को बेहद हैरान कर दिया। इसका मतलब ये भी था, जिस पल मच्छर ने प्लेट उठाई उसने औपचारिक रूप से दुश्मन से जान का दुश्मनी मोल ले ली। लोग मूसलाधार बारिश में ताबूत लेकर चल पड़े। मच्छर ने जिलोग की जगह ले ली। उसने समाधि के सामने गहरा सिर झुकाकर विदाई दी। मच्छर के लिए जिलोग का पिता उसका दूसरा पिता बन चुका था। उसने मन ही मन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कर ली। दूसरी ओर जिलोग हालांकि स्कूल में दबदबा बनाए रखता था, लेकिन ये सिर्फ घर की ताकत के सहारे था जो उसे बचाती थी। वास्तव में वो सबसे काय था। ये बात मच्छर भी सहन नहीं कर पाया। आज अगर तुमने उन्हें नहीं मारा, एक दिन वे मुझे मार डालेंगे। मैं उनका खून बहाऊंगा। ये वही बात है जो उन्होंने मच्छर से कही थी। अब मच्छर ने वही बात कह दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदला लेने की? तुम्हें क्या लगता है हम बदला ले सकते हैं? पीछे वाले मोहल्ले का बॉस मर गया, मंदिर वाले इलाके का बॉस मर गया। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? तुम वहां आग में घी मत डालो। बिना जाने दुश्मन कौन है, बदला कैसे लेंगे? वो वेंकट है। सब जानते हैं, पर उसे हिलाने की हिम्मत किसकी? संत का गुस्सा फूट पड़ा और वो मोहन से भिड़ गया। जब दोनों शांत हुए, सन्यासी ने उसे वेंकियन से बदला लेने के विचार को छोड़ने के लिए मनाया। शियांग तो बस मौत का शिकार हो जाएगी। और इस चरम समय पर उसने सुझाव दिया कि कुछ लोग पहले बाहर जाकर शांत हो जाएं। वो खुद स्थिति की गुप्त रूप से जांच करने के लिए रुका रहेगा। दरअसल सन्यासी के मन में अपनी ही योजना थी। एक बार जब कुछ लोग चले जाएंगे तो वो खुले तौर पर वेंकियन से संपर्क कर सकेगा। आश्चर्यजनक रूप से मच्छर ने रुकने की इच्छा जताई। भिक्षु ने उसकी ओर देखा। मच्छर ने भी निडर होकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। इस टकराव में उन्होंने एक दूसरे को पढ़ लिया। रात में मच्छर का रूटे बदलता रहा। वो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वो अनुमान लगा रहा था कि वेंकट हत्यारे को पकड़ने गया है। यह निश्चित रूप से ध्यान भटकाने की चाल है। फिर मौका पाकर जिलोग के पिता को खत्म कर देंगे।
पास खड़े सफेद बंदर को ये बात सही लगी और इसलिए उसने खतरे की भी परवाह नहीं की। आधी रात को वो अकेला ही बाहर भाग गया। अपने बॉस का बदला अकेले लेना चाहता था, लेकिन वेंकियन से मिलने से पहले ही उसकी कनपटी पर बंदूक की नली आ टिकी। जैसे ही शटर धीरे धीरे नीचे आता है, श्वेत बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। और भी धूर्त बात यह है, वेंकट ने उसी बंदूक पर श्वेत बंदर की उंगलियों के निशान छोड़ दिए। जब ये खबर फैली, गिरोह में कोई भी जितेंद्र का सम्मान नहीं करना चाहता था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सफेद बंदर ने मास्टर माशा को मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? माशा को सफेद बंदर ने नहीं मारा। तो जाओ और सबको समझाओ। आज सफेद बंदर बलि का बकरा बन गया है। असली कारण क्या है? मच्छर दिल में सब जानता है। सफेद बंदर बलि का बकरा बन जाएगा। कारण ये है कि उसने स्वयं वे अनुमान लगाए थे। इसलिए सफेद बंदर आज की इस निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया। बिल्कुल लाचार होकर मच्छर ने आशा भूरे भेड़िए पर टिका दी। आखिरकार उसकी मां भूरे भेड़िए की प्रेमिका रह चुकी थी। शायद भूरा भेड़िया उसके साथ कठोरता नहीं बरतेगा, जैसा कि मच्छर ने अनुमान लगाया था। उसे देखते ही भूरे भेड़िए के चेहरे पर पूरी नाउम्मीदी छा गई। लेकिन किसी कारण से ग्रे वुल्फ को मच्छर के प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। मच्छर ने पहले चुप्पी तोड़ी। तुमने उस दिन मेरी मां को छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि एक घटना हो गई थी, भागना पड़ा। तो एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? असल में मच्छर ने पक्का इरादा कर लिया है। वो ज़िलों के पिता का बदला लेगा। ये सब कहना सिर्फ अंतिम इंतजाम के लिए था। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कृपया उसकी अच्छे से देखभाल करना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम्हारी माँ ने मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हारी जान उनकी है, तुम्हारी नहीं। क्या तुम्हें पता है? पर सरदार मेरी गोद में मरा। मैं कभी नहीं भूल सकता उसका मेरी गोद में मरना। ये सुनकर ग्रे वुल्फ का दिल पिघल गया। भले ही मॉस्किटो उसका अपना बेटा नहीं है, उसकी माँ के सम्मान में उसे बेकार में मरने नहीं दिया जा सकता, खासकर जब वो मुख्य उकसाने वाला है। फिलीपींस में कुछ समय छुप कर रहो। उसने पहली बार मच्छर के सिर पर हाथ फेरा। उसे समझाओ कि वो अपनी माँ के बारे में सोचे। ग्रे वुल्फ की ये बातें आखिरकार काम कर गई। मच्छर ने फिलीपींस जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने शाओनिंग से मुलाकात की। उसने उससे वादा किया कि वो जरूर लौटेगा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन जब मच्छर ग्रे वुल्फ को अलविदा कहने गया तो उसने अचानक वहां भिक्षु को भी देखा। वो तुरंत बिजली से झटके की तरह अचानक स्तब्ध हो गया। उसे समझ आया कि भिक्षु पहले ही विश्वासघात कर चुका था। लेकिन भिक्षु ने भाईचारे को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, लेकिन वेंकियन जड़ से खत्म करना चाहता था। उसने किसी को भी जीवित जाने का इरादा नहीं किया। आगे देखकर बॉडीगार्ड ने हत्या का इरादा किया। सन्यासी ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कार्रवाई से पहले एक अधीनस्थ ने संदेह जताते हुए ग्रे वुल्फ से पूछा, क्या हमें उन सभी को खत्म कर देना चाहिए, मच्छर को भी शामिल करके? वो डरता था कि भविष्य में वो मच्छर की मां को कोई जवाब नहीं दे पाएगा। किसको जवाब देंगे? मैं इस दुनिया में किसी को जवाब नहीं देता। वो मेरा बेटा तो है नहीं। लेकिन ग्रे वुल्फ को जल्द ही इन शब्दों का पछतावा होने वाला था। जब वो मॉस्किटो के कमरे में आया तो अलमारी पर उसने देखा खुद द्वारा भेजा गया पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड पर लिखावट देखकर वो चुप हो गया। ग्रे वुल्फ को अचानक सब समझ आ गया। असल में मॉस्किटो उसका अपना बेटा था। फिर वो जल्दी से अपने आदमियों को रोकने के लिए बाहर गया। इसी बीच मॉस्किटो अपने दोस्तों से विदा ले रहा था। उसने चुपके से अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसे भिक्षु की गर्दन पर रख दिया। साफ साफ बताओ, आज रात हमें जहाज पर चढ़ाया जाएगा या हमें मौत के घाट उतारा जाएगा? क्या हुआ? वास्तव में कोई नाम नहीं है ना? वेंजी, तुम पहले चाकू नीचे रख सकते हो। कोई गलतफहमी हो तो सबके सामने साफ कर ले। कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आज कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक जाल है। मैंने खुद उसे वेंकियान और वीलैंड के साथ देखा। ज़िलोंग को अचानक सब समझ आ गया। लेकिन अब पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए तो भिक्षु ने सब कुछ कबूल कर लिया। तो क्या मेरे पिता को तुमने मारा है? क्या मेरे पिता को तुमने मारा है? भिक्षु इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी क्षण विनिकियन के आदमियों की भारी टोली आ पहुंची। मॉस्किटो ने भिक्षु को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन विनिकियन ने सीधे अनदेखा कर दिया। ये किसी ने नहीं सोचा था। उन सभी को जड़ से खत्म करना ही होगा। अफरा तफरी में भिक्षु ने चुपके से अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया। उसने अचानक मच्छर की जांघ में छुरा घोंप दिया। मुक्त होकर विनय ने उसे एक चाकर फेंक कर दी। भिक्षु कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन अपने भाई को जान की बाजी लगाकर लड़ते देख दिल की भाईचारे की भावना ने आखिरकार लालसा पर जीत पा ली। उसने सीधे विनय के कान पर वार कर दिया। ठीक उसी समय दूर से सायरन की आवाज आई। सन्यासी डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। मच्छर ने यह देखकर तेज दर्द सहते हुए उसका पीछा किया। सन्यासी सीधे गेमिंग जोन में पहुंचा। फिर उसने मशीन के पीछे से एक पिस्तौल निकाली। वो जाने ही वाला था कि अचानक उसने जमीन पर खून के निशान देखे। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। ज़ेलोग कोने में बैठकर रोते देखा। अपने उन भाइयों को देख रहा था जिनकी रक्षा करने के लिए उसने कभी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन इस समय वो चाहकर भी उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। जब वो जाने ही वाला था तभी मॉस्किटो भी वहां आ पहुंचा।
भले ही उसके पैर का घाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसने दर्द सहकर भी बदला लेने का फैसला किया और मूंग बंदूक लिए हुए बेचैन हो रहा था। बंदूक की आवाज ने तुरंत अपने बेटे को ढूंढने आए ग्रे वुल्फ को सतर्क कर दिया। भिक्षु बंदूक लेकर धीरे धीरे बाहर आया। मॉस्किटो अभी भी विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर पड़ी छुरी उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन भिक्षु ने पहले ही उसे लात मारकर दूर कर दिया। अगर तुम नाव पर चढ़ जाते तो सब ठीक हो जाता। तुम नाव पर क्यों नहीं चढ़े? मुझे हाथ उठाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? मच्छर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अपनी बाहें फैला दी। उम्मीद थी कि भिक्षु पहले की तरह उसे गले लगा लेगा। भिक्षु की आंखों से आंसू बह निकले और जब वो घुटनों पर गिरा, ये छुरा भिक्षु ने ही उसकी जांघ में मारा था, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी ने भी दूसरे को घातक चोट नहीं पहुंचाई। मच्छर समझ नहीं पा रहा था क्यों पहले के भाई बन गए, आज एक दूसरे का खून बहाने की स्थिति। सन्यासी ने दुखी होकर उसे बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे अंधेरे रास्तों पर चले। यदि अंधेरे रास्तों पर नहीं चलते तो किसके पास विकल्प होता? मच्छर ने सिर हिला दिया। अगर अंडरवर्ल्ड ऐसा है तो मैं अंडरवर्ल्ड में नहीं हूँ, मैं दोस्ती में हूँ, मैं भाईचारे में हूँ। ये कहकर मॉस्किटो ने चाकू छोड़ दिया, यहाँ तक कि मरते दम तक वो बॉस की सीख नहीं भूले। बंदूक निचले लोगों का हथियार है। ये कहने के बाद उसने कोई और विरोध नहीं किया। वो शांति से जमीन पर लेट गया। भिक्षु के ट्रिगर दबाने का इंतजार करने लगा। भिक्षु, अभी तुमने सोचा कि मैं तुम्हें गले लगाने वाला हूं, इसलिए तुमने अपने हाथ फैला दिए। उस पल में तुमने मुझ पर विश्वास करना चुना, है ना? तुम्हें लगता है तुम अपराध की दुनिया में हो। टियान यू, असल में तुम्हारा साथ है दोस्ती, वफादारी। लेकिन फिर भी हेशोंग के मन में अभी भी गुस्सा है। अगर सच में भाईचारा और वफादारी होती तो उसके पिता का हाथ नहीं काटा जाता। तभी एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने साधु को चाकू से घायल कर दिया। उसके घाव से खून फव्वारे की तरह फूटा और मच्छरों के आसपास छिड़क गया। हवा में उड़ते पंखुड़ियां अचानक बदल गई। वे पिता द्वारा भेजे गए पोस्टकार्ड बन गए और जिस व्यक्ति ने यह वार किया वो था जलोंग। साधु की हैरान नजरों के सामने जलोंग ने लगातार वार करके उसे पूरी तरह से गिरा दिया। इसके बाद दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने इस जगह को छोड़ दिया। की कहानी आखिरकार सिर्फ एक ही बात है, यह कोई नहीं चाहता कि अंधेरगर्दी में पड़े, बल्कि कुछ लोगों को दुनिया ने कोने में धकेल दिया है। मच्छर की जिंदगी एक मुर्गी की टांग से शुरू होती है। वो खाना नहीं है, वो सम्मान है। एक गरीब बच्चे के पास बस इतना ही है जिसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत तुम्हारी सीमाओं की परवाह नहीं करती। वो सिर्फ देखती है कि तुम झुकते हो या नहीं। जब मच्छर ने पहली बार विद्रोह किया, उसने जीता सिर्फ चिकन लेग नहीं, बल्कि जीने का अधिकार। उस पल से वो पहले ही नाव पर चढ़ चुका था। यह नाव कहलाती है। बहुत से लोग कहते हैं ये युवा फिल्म है। वास्तव में ऐसा नहीं है। युवावस्था में कम से कम चुनाव तो होता है, पर फिल्म के युवाओं के पास नहीं। उनकी जवानी सपने देखने के लिए नहीं है, कर्ज चुकाने के लिए है। गरीबी के कर्ज के लिए, जन्म के कर्ज के लिए, पुरखों की दुश्मनी के कर्ज के लिए। जलोंग बाहर से शानदार लगता है, वो तो युवराज है, वो वारिस है, लेकिन जो उसे वास्तव में मिला है वो पद नहीं है, बल्कि एक पहले से लिखा अंत है। वो सोचता है कि वो सबसे बड़ा है, लेकिन वो सबसे अधिक संरक्षित बच्चा है। जब पिता गिरते हैं तब उसे एहसास होता है शक्ति वास्तव में ऐसी चीज है, जब तुम्हारा सहारा छिन जाता है तो वो कुछ भी नहीं रह जाती। संत इस पूरी फिल्म का सबसे दुखद चरित्र है। वो बुद्धिमान, शांत और सहनशील है और नियमों को भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन यही स्पष्ट समझ ही उसे धीरे धीरे विश्वासघात की ओर ले गई। वो बेईमान नहीं है, बल्कि वो समझता है वफादारी से पिता का टूटा हाथ नहीं जुड़ेगा और न ही उसका अपना जीवन बचेगा। वो एक बार जीतना चाहता है, भले ही वो जीत अंधेरी हो, गंदी हो, भाइयों की जान देकर मिलने वाली हो। जब वो सचमुच जीत और हार के सामने खड़ा हुआ, तभी उसे एहसास हुआ जीतने से क्या होगा। जो खो गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मच्छर उसके विपरीत, वो कुछ भी नहीं समझता, लेकिन हर बात पर यकीन करता है। भाई पर यकीन करता है, दोस्ती पर यकीन करता है। यकीन है कि दिल साफ है तो रास्ता गलत नहीं होगा। इसलिए वो सबसे बुरी बात कहता है, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं दोस्ती में हूं, मैं निष्ठा में हूं। ये बात बहुत बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन यही बेवकूफ़ी है जिसने इस फिल्म को विजेता बनने से रोक दिया, क्योंकि इस स्थान पर जितना तुम विश्वास करोगे उतना ही कम जी पाओगे। ग्रे वुल्फ, विनय। जो लोग आखिर तक जीवित रहते हैं वे नियम समझते हैं, वे चुनाव समझते हैं, वे समझते हैं कि कब मारना है और कब भागना है। वे भावनाओं की बात नहीं करते, वे सिर्फ जीवित रहने की बात करते हैं, इसलिए वे बचे रह जाते हैं। और मच्छर वे लोग, यही सबसे क्रूर जगह है। ये दयालुता का मजाक नहीं उड़ाता और न ही दयालुता को पुरस्कृत करता है। ये सिर्फ ठंडे दिल से तुम्हें बताता है दुनिया तुम्हारी नैतिकता के कारण तुम पर दया नहीं दिखाएगी। इसलिए ये लोगों को बुराई सिखाने वाली फिल्म नहीं है,
बल्कि यह एक कहानी है जो बताती है कि क्यों कुछ लोग अंधकार की ओर बढ़ने के लिए अभिशप्त हैं। जब तुम निचले तबके में पैदा होते हो, जब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, जब तुम्हारे हाथ में केवल वही होता है जो तुम्हारे आसपास के ये कुछ भाई हैं, जब तुम उस हालात में होते हो, तुम्हारे पास